हेलो स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एलएलबी का 5th सेमेस्टर का लैंड लॉ का टॉपिक है, पंचायती राज। तो ये 4th यूनिट है, लैंड लॉ की 4th यूनिट है और लास्ट यूनिट है। बेसिकली जो द हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 है ये। तो इसमें क्या है, एक 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है 20 नंबर का। बहुत इजी टॉपिक है ये, लेकिन क्या है कि बहुत सारा डाटा है इसके अंदर। तो इसके मैंने नोट्स बनाए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो जो अभी दिसंबर में, जिनके जनवरी में एग्ज़ाम है और वो अलग अलग बुक से नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग बुक से पढ़ना बहुत अब इतना टाइम नहीं है। तो एक नोट्स है प्रॉपर और अच्छे नोट्स हैं, आप जैसे अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। इतना सफिशेंट डाटा इसमें है, ठीक है ना। 20 नंबर का ये टॉपिक बनता है, अच्छे मार्क्स। अगर आप ना, टॉपिक तो इजी है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कितना लिखना है, कैसे लिखना है, उसको कैसे उतारना है, उसको फ्रेम कैसे करना है। तो अगर आप अच्छे से फ्रेम करते तो एग्जामिनर आपको 20 में से 15 नंबर आराम से दे देता है। अगर आपने डाटा उसमें केस लॉ लिखे हैं, उसमें आर्टिकल्स लिखे हैं, उसमें सेक्शंस लिखे हैं, तो एज ए लॉ स्टूडेंट वो दिखता है कि हाँ, ऐसे स्टूडेंट ने पढ़ा तो अच्छे से। तो हम यही आज का टॉपिक यही कवर करेंगे। तो कोई भी टॉपिक लिखने से पहले जो है ना, आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक है क्या। तो आपको उसकी छोटी सी इंट्रोडक्शन देनी चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को लिखने से पहले उसकी छोटी सी इंट्रोडक्शन दे दो, जिससे एग्जामिनर को पता लगे हाँ, स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है। तो आज इसकी हम छोटी सी एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका थोड़ा सा पंचायती राज का। जो पंचायती राज सिस्टम है वो कोई नया न्यू सिस्टम नहीं है इंडिया में। एक एंशंट सिस्टम है, ओल्ड सिस्टम है भारत में। ये पहले से ही भारत में था, विलेजेस को रेगुलेट करने के लिए, वहाँ का लॉ वगैरह, लॉ मेंटेन करने के, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वहाँ विलेजेस में पहले से ही पंचायत सिस्टम हुआ करता था। ब्रिटिशर्स ने चाहे इसको लीगल अथॉरिटी नहीं दी हो, लेकिन एक लीगल स्टेटस ना दिया हो, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस इसकी रिक्वायरमेंट हुई, क्योंकि जो है ना, भारत जो है रूरल एरिया भारत में ज़्यादा है। तो उनको डेवलप करने के लिए, रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए पंचायती राज सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। तो उस ज़रूरत को फुलफ़िल करने के लिए जो है ना, कमेटीज़ बिठाई गई। कमेटीज़ के थ्रू जो है, जो पंचायती राज सिस्टम है उसको डेवलप किया गया, ठीक है ना। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन लीगल स्टेटस इसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है अंडर आर्टिकल 40। जैसे आप ऐसे बताओगे अंडर आर्टिकल 40, उसको अंडरलाइन कर लेना, ताकि जो एग्जामिनर है उसको भी पता चले हाँ, स्टूडेंट ने पढ़ा है। जितनी आप इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, करेक्ट फॉल्स इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तो वहीं पर वो हो जाएगा। अगर आपको पता है तब लिखें, अगर नहीं पता तो उसको छोड़ दें, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये मतलब आर्टिकल गलत लिख दिया, सेक्शन गलत लिख दिया, तो फिर वो एक गलत हो जाता है, उसके नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ता है, ठीक है ना। तो इसको छोटा सा एक बैकग्राउंड, हिस्ट्री बैकग्राउंड देते हुए, पहले के ओल्डेस्ट सिस्टम था हमारे यहाँ, पहले से ही था ये, ठीक है। कि मैटर सॉल्व किए जाते थे इसमें, सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर्स सॉल्व आउट किए जाते थे विलेज लेवल पे। फिर कमेटीज़, आफ्टर इंडिपेंडेंस कमेटीज़ बनाई गई इसको एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड करवाने के लिए, कि क्या क्या हो सकता है, हम किस तरह इसको लोगों तक ले जा सकते हैं, कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम विलेजेस में। तो सबसे पहले है बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर अशोक मेहता कमेटी, फिर सीवी राव कमेटी, फिर एल एम सिंघवी कमेटी। तो ये कमेटीज़ हैं। अगर आप ऐसे लिखोगे तो इम्प्रेशन अच्छा बढ़ेगा और आपके पास डाटा ज़्यादा होगा, ठीक है ना। दूसरा, इसमें इंट्रोडक्शन होगी, फिर इसका ऑब्जेक्टिव बताओ कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे ऑब्जेक्टिव है। रूरल डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट, क्या है इसका मेन ऑब्जेक्टिव पंचायती राज का। दिस इज़ इम्प्लीमेंट ऑल ओवर द इंडियन एक्सेप्ट नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। सिर्फ इनको छोड़ कर ना, बाकी सब थोड़े जगह यूटी में भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। चंडीगढ़ हो गया, ऐसे दिल्ली में तो है, जैसे यूटी में चंडीगढ़ वगैरह हो गया, इनमें नहीं है। तो हरियाणा पंचायती राज एक्ट अब आ गया मेन। वो देखो, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दी उसकी कि कैसे आया ये पंचायती राज सिस्टम, कैसे पंचायती राज सिस्टम आया। फिर उसके बाद क्या दे दिया, उसका ऑब्जेक्टिव बता दिया, ये आ गया, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे पार्ट वाइज करोगे तो पार्ट वाइज ही एग्जामिनर नंबर देता चला जाएगा, कि 2 नंबर उसमें इंट्रोडक्शन में दे दिया, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में दे दिया, ऐसे। तो ऐसे ऐसे करके फिर आपके मार्क्स अच्छे हो जाते हैं। फिर आगे आपने इसका दे दिया पंचायती राज एक्ट हरियाणा का बता दिया। इट इज़ अ legislation that the government functioning of the Panchayat Raj institution is in the state of Haryana,
मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वही इसको रेगुलेट करती है। तो ये ठीक है, इट प्रोवाइड अ सिस्टम फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द 3 लेयर्स, वो 3 लेयर्स में काम करता है। ठीक है, अभी 3 लेवर मेन तो 3 लेयर्स में ही ये काम करता है। जैसे सबसे पहले कौन सी बनाया गया, इसमें कौन कौन से आए। सबसे पहले ग्राम पंचायत आए। ग्राम पंचायत में आप ऐसे साथ में लिख दोगे सेक्शन 13 से 38 तक, तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ भी इसने पढ़ा है। 13 से 38 तक है पंचायत समितिज़ है। फिर उसके बाद दूसरे लेवल पे आता है पंचायत समितिज़, सेक्शन 56 से 87। फिर जिला परिषद आ जाता है सेक्शन 117 से 143 तक। तो ये 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 लेवल्स होती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है तो वही रेगुलेट करती है, वही इसको देखती है, इस बॉडी को देखती है। ठीक है ना। जो स्टेट में होती है। फिर इसका आप अगर आप स्कोप ये लिख देंगे, इसका इंट्रोडक्शन लिख के, हरियाणा पंचायत है, इट इज़ ए लेजिस्लेशन दैट गवर्न द फंक्शनिंग ऑफ द, मतलब जो भी पंचायत का फंक्शनिंग होगी वो देखती है इसको, इसी के अंडर आती है, इसी के अंडर इसकी पावर आती है, इसका एग्जीक्यूशन आता है। ठीक है, इसके फंक्शनिंग आती है, जो भी होता है सब कुछ है हरियाणा पंचायती राज एक्ट के अंदर आता है। और ये 3 लेयर्स में डिवाइड होती है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पार्षद। ठीक, अब इसका जो है स्कोप आ गया। स्कोप क्या है, मतलब कहाँ कहाँ इसका वर्क यूज़फुल है। ये फ्रेमवर्क एक तो पहले 3 लेवल पे काम करती है ये। एक तो विलेज लेवल पे काम करती है, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, दो 3 लेवल्स पे ये काम करती है। तो बताई दिया। डिफाइन पावर्स, इसमें क्या होता है कि पावर बताई जाती हैं कि एक विलेज पंचायत की क्या क्या पावर होती है, क्या फंक्शन होते हैं, उसके फाइनेंशियल प्रोविजंस कैसे होंगे, ठीक है, वो फंड कैसे यूज़ कर सकता है, ऑडिट क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, ये सब पंचायत राज सिस्टम में बताया जाता है। तो डिसाइड पावर से अदर, जो अदर फैक्टर्स हैं विलेज से रिलेटेड, जैसे इलेक्शन हो गया, सीट रिजर्वेशन होगी, फीमेल का, एसटी एसटी का कितना रहेगा, ओबीसी का कितना रहेगा, वो सब इसमें हरियाणा पंचायती एक्ट 1994 में डिफाइन किया गया है। तो उसकी अब मान लो इलेक्शन है तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, तो डिस्क्वालिफिकेशन में कैसे रिमूव होगा, ठीक है ना, वो ये सब इसमें हरियाणा पंचायती राज 1994 में है। फिर साइलेंट फीचर आ गया। साइलेंट फीचर में क्या है, सबसे पहले तो क्या है कि एक गवर्नेंस को इसने क्या है 3 लेयर्स में डिवाइड कर दिया है, 3 लेवल्स पे डिवाइड कर दिया है। मतलब बड़ी चीज़ को उसने छोटे, उसमें गवर्नेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में, सेल्फ गवर्नमेंट की जो लोकल गवर्नमेंट है उसको 3 लेयर्स में इसने डिवाइड किया, 3 लेवल्स पे कह सकते हैं, 3 लेवल्स पे इसने डिवाइड कर दिया। वही ग्राम पंचायत में, पंचायत समितिज़ में और जिला पार्षद में। मतलब सबसे पहले ग्राम पंचायत में, सबसे पहले जो ग्राम पंचायत कहाँ पर होगी, गांव में होगी, विलेजेस में होगी। और पंचायत समिति कहाँ होगी, ब्लॉक में हो गई। फिर ब्लॉक से ऊपर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो जिला परिषद हो गया। तो ये 3 लेयर्स में इसने लोकल गवर्नमेंट को उसने डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहला साइलेंट फीचर्स तो ये हो गया, मतलब गवर्नेंस को बहुत ईजी वे में इसने पावर्स को डिवाइड कर दिया है, ताकि पावर हर का डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो, और गवर्नेंस जो है अच्छे से ट्रांसपेरेंसी के साथ गवर्न की जाए। द एक्ट डिफाइंस द ग्राम सभा एज अ विलेज असेंबली विद पावर, सोशल नीड्स एंड लोकल गवर्नेंस। तो जो ये एक्ट है ये डिफाइन करता है ग्राम सभा को, कि कैसे असेंबलीज होती हैं, उनकी पावर्स क्या हैं, उनके सोशल नीड्स क्या हैं, लोकल गवर्न कैसे गवर्न करेगी। तो ये सब जो है ये जो हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 देखता है। और ये जो है पावर को एक्सपेंड करता है रूरल एरिया में। डायरेक्ट जो है आपका एक तरह से एक डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो जाता है लोगों का, विलेज का, गवर्नमेंट के साथ। अदरवाइज तो कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, ना ही गवर्नमेंट को डायरेक्ट पता चल सकता है क्या हो रहा है क्या रहा। तो गवर्नेंस को ईजी बनाने के लिए पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। तो क्या, तो ताकि जो गवर्नेंस है जो इफेक्टली एफिशिएंटली जो है फंक्शन हो सके गवर्नेंस का। तो इसलिए ये 3 लेयर्स पे, 3 टायर्स पे ये बनाई गई है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस में बहुत इंपॉर्टेंट, रूरल एरिया को डेवलप करने में, क्योंकि एक गांव में बहुत सारे काम होते हैं। अगर विलेज पंचायत सिस्टम ना होता तो विलेज, हमारे विलेज इतने डेवलप नहीं होते जितने आज हैं। हरियाणा के जो रूरल बहुत डेवलप हैं, किसके क्यों, रूरल डेवलपमेंट के कारण सॉरी, पंचायती राज सिस्टम के कारण जो है, जो हमारा जो
डेवलपमेंट है, गांव का डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो रहा है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है एक तो, ठीक है ना, गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस हो रहा है, ठीक है, जो मेंटेनेंस है विलेजेस का वो इजीली हो रहा है, ठीक, तीन तो यही फंक्शनिंग हो गए। वेलफेयर, गांव जो विलेजेस का वेलफेयर सिस्टम है वो अच्छे से मेंटेन हो रहा है, गवर्नमेंट अच्छे से लुकआउट कर पा रही है विलेजेस को, क्योंकि उनके पास रिपोर्ट्स होती हैं विलेज पंचायत की, जो गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम जो है अपनी रिपोर्ट्स देती हैं कि क्या क्या मेंटेन किया गया, क्या रिक्वायरमेंट है, फंड्स को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट, फंड्स है, ग्रांट्स है, उनको अच्छे से विलेजेस में लगाया जा सकता है। बेसिकली ये पूरा ही आप कहेंगे कि एक विलेज को डेवलप करने का की गवर्नेंस है, उसी को फिर गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाकर उसको पार्ट्स में डिवाइड करके गवर्नेंस को इजी वे में किया है। फिर अगर आप ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिखते चले जाओगे तो बहुत सारा डाटा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ईजिली एग्ज़ाम में लिख पाओगे। फिर दे एक्सप्लेनेशन, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमने ग्राम पंचायत ली थी, तो ग्राम पंचायत कौन कौन से, आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं कि विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक में पंचायत समिति होती है, और डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद होता है। ऐसे क्या होगा कि हाँ कि एग्जामिनर को पता चलेगा, आपको पता है कि कौन से लेवल पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। बेसिकली यहाँ तो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको तो कौन से उस पर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, तो आपको ये पता होगा। तो जब ये पता होगा तो तभी तो आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। जब एग्ज़ाम में आपने ये लिख दिया, डायग्राम बना के लिख दिया, तो जो एग्जामिनर है वो भी क्लियर, उसका भी माइंड क्लियर हो जाएगा, हाँ स्टूडेंट ने पढ़ा है, तो वैसे ही नंबर भी देगा। आप अच्छे से फ्रेम करो ना तो नंबर मिलते हैं, फेल का तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का सेक्शन क्या है, 13 से 38 है। तो ये आप बहुत ईजी सेक्शन लिख दिया यहाँ पर। तो ये क्या है, ग्राम पंचायत जो है सबसे बेसिक यूनिट है लोकल लेवल गवर्नमेंट की, रूरल एरिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा सबसे सबसे नीचे, सबसे पहले, मतलब ये कहते हैं बहुत इनिशियल लेवल पे है ये रूरल एरिया पे। तो ये क्या है, ये वर्क एज ए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वर्क करती है। कौन सा वर्ड है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि खुद के एक बनाई हुई गाँव वालों की एक गवर्नमेंट है जो गाँव को देखती है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि गांव का ये सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करती है, और प्लान्स बनाती है, मैनेजिंग लोकल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सैनिटाइजेशन होती है, रोड्स होती हैं, ठीक है ना। तो उनको ये क्या, ग्राम पंचायत लुकआउट करती है, उनको मेंटेन कर, उनका कंस्ट्रक्शन वर्क करवाती है, कोई भी विलेजेस से, और भी कोई जो विलेजेस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको लुकआउट करती है, फिर उनका रिपोर्ट बनाती है, रिपोर्ट बना के फिर गवर्नमेंट को भेजती है। तो गवर्नमेंट फिर उस इशू को उठाती है कि हाँ इस गांव में ये समस्या है या इस एरिया में ये समस्या है, तो तभी तो देख पाती है। मान लो जैसे किसी, ये अब इतना सारा फसल ख़राब हुआ है, फसल का ख़राब हुआ कि इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि हाँ हमारे गांव में इतनी फसलें ख़राब हुई हैं, फिर वो ब्लॉक में जाएगी, ब्लॉक से ऊपर फिर ऊपर वाले उसमें जिला परिषद फिर वो और आगे गवर्नमेंट तक वो बात पहुँचाई जाएगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगी वो बात, फिर वो गवर्नमेंट को पहुँचाई जाएगी बात ना। तो ग्राम पंचायत ऐसे वर्क करती है कि जो भी इश्यूज़ होंगे गाँव के, जो भी इश्यूज़ होंगे विलेजेस के, उसको रेज आउट करेगी, उसको लुक आउट करेगी, उसको मेंटेन करेगी, ठीक है। तो बेसिकली डेवलपमेंट के लिए ही होता है। और ये सब जो पावर देता है इसको, ग्राम पंचायत को पावर, अथॉरिटी भी तो नीचे ना, अथॉरिटी कहाँ से मिल रही है उसको, तो हरियाणा पंचायती राज एक्ट है वो उसको अथॉरिटी दे रहा है, मतलब एक लीगल स्टेटस हो गया ना उसके पास। लीगल स्टेट पहले जो है प्री इंडिपेंडेंस लीगल स्टेटस नहीं था, लेकिन अब जो है 1994 के बाद उसके पास लीगल स्टेटस है कि वो गाँव का डेवलपमेंट कर सकती है, ठीक है ना। अब आपने डिफाइन कर दिया, इसकी छोटी सी डेफिनेशन दे दी, फिर बता देगा स्ट्रक्चर और गवर्नेंस क्या होता है। बेसिकली तो सब कुछ स्ट्रक्चर और गवर्नेंस पे ही बात हो रही है। किस लिए बना है, गवर्नेंस के लिए। क्यों बना है, क्योंकि ताकि इजी गवर्नेंस हो जाए। तो जो अब इतना बड़ा भारत है, अगर उसको छोटे छोटे, अगर हम गवर्नेंस को, पावर को छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं तो ईजी होता है गवर्न करना। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, इलेक्शन आएंगे। अब इलेक्शन की ड्यूरेशन क्या होती है, 5 साल होती है, ठीक है, अनलेस तब तक जगह अगर लेजिस्लेशन उसको हटा नहीं देती, ठीक है। फिर इसका ओथ आता है, इसमें ओथ भी ली जाती है, जब तक ओथ नहीं लेंगे तो ये मान्य नहीं होगा। एक ये एग्जीक्यूटिव कमेटी भी है। रिजर्व, इसमें फिर आता है रिजर्व सीट आती है, रिजर्व सीट जो है, रिजर्व सीट आती है इसमें, रिजर्व, इसमें आप लिखोगे रिजर्व सीट जो मैंडेटरी है,
आप बताना ही रिजर्व सीट जो है आपको किसके लिए, वुमेन के लिए देनी पड़ेगी, शेड्यूल कास्ट के लिए। ये कैसे होता है, पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। ये जिस तरह से पॉपुलेशन होगी ये रिजर्व सीट होता है, और ये चेंज होता रहता है। एक बार जैसे एससी का आया, फिर ओबीसी का आया, फिर जनरल का आया, तो ऐसे चेंज होता रहता है। ये नहीं कि हमेशा वहीं पर एससी का आएगा या जनरल का ही आएगा, नहीं, हर बार जो है पैटर्न, हर 5 साल बाद पैटर्न चेंज होता रहता है। ठीक है। और इसमें एक सरपंच होता है, और बाकी जो है पंच होते हैं 5। वो हर एक वार्ड से लिए जाते हैं, और सीक्रेट बैलेट के थ्रू वो होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। और पंच जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द वार्ड होते हैं। ठीक। और 1/3 इसमें देयर इज़ 1/3 सीट शैल बी रिजर्व फ्रॉम वुमेन। 1/3 जो है वुमेन के लिए होता है। कौन सी वुमेन के लिए, जो एससी कैटेगरी से है। 1/3 रिजर्व फॉर अदर वुमेन, 1/3 फॉर अदर वुमेन होगी। देयर इज a provision that one punch should belongs to बैकवर्ड क्लास। एक होता है कि बैकवर्ड क्लास होनी चाहिए, वो भी अगर 2% ऑफ द, तो अगर 2% वाली पॉपुलेशन में 2%, टोटल पॉपुलेशन का 2% अगर वहाँ बैकवर्ड है, तो एक बैकवर्ड पंच भी वहाँ होना चाहिए। फिर इसमें तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि मीटिंग कैसे आएगी। स्ट्रक्चर में मीटिंग भी तो होगी ना, तो 2 मीटिंग्स होती हैं ग्राम साल में। तो एक तो इसमें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है लोगों का, विलेजर्स का पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। एक मीटिंग होती है 15 मई से 15 जून के बीच में लेनी होती है, और दूसरी मीटिंग होती है 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में। ये 2 मीटिंग्स लेनी जरूरी है। अगर सरपंच अगर इस मीटिंग को नहीं करवाता है और कॉन्टिन्यूसली नहीं करवाता है, तो ब्लॉक ऑफिसर है वो इसको ले सकता है, और सरपंच को सीज कर सकता है, हटा सकता है, मतलब एक्शन, मतलब उसके अगेंस्ट एक एक्शन ले सकता है कि तुमने मीटिंग्स क्यों नहीं करवाई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आप मीटिंग भी लिख दिया यहाँ पर। फिर आगे पावर्स, आगे तो पावर कौन दे रहा है इसको, यही एक्ट प्रोवाइड कर रहा है ना पावर। तो किस लिए पावर एक्ट प्रोवाइड कर रहा है, क्या करने के लिए पावर करके, ताकि गांव का जो है डेवलपमेंट हो सके। उसके जो प्लान्स है, स्कीम्स है, उसको पावर दी गई है। आप प्लान्स बना सकते हो, आप स्कीम बना सकते हो कि किसी को अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। टू मेंटेन एंड रेगुलेट द यूज़ ऑफ वाटर रिसोर्सेज को आप दे सकते हो। फंड्स ग्रांट जो मिलती है विलेजेस के लिए, उसको डेवलपमेंट में लगा सकते हो। सुपरवाइज कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो कम्युनिटी लैंड को, और कॉमन उसको प्रॉपर्टी को, प्रॉपर जो रिसोर्सेज है उसको यूज़ कर सकते हैं। टू मेंटेन रजिस्टर मेंटेन करना होता है डेवलपमेंट वर्क का। पंचायत हैव अथॉरिटी टू आस्क क्वेश्चन टू पंच। वो जो पंचायत ग्राम पंचायत है वो पंच से क्वेश्चन रेज कर सकती है, किसके बारे में, डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन रेज कर सकती है। कहाँ पर पैसा खर्च हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है। अगर लगता है कि नहीं पंच जो है तो उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। फिर इसमें आ जाता है फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, वही है सेक्शन 36 के अंडर आता है। 13 से क्या क्या काम देख सकती है, ये एग्रीकल्चर का काम देख सकती है। ठीक है ना, एनिमल हस्बेंड्री और वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट, पोल्ट्री फार्म, फिशरी को प्रमोट कर सकती है। रूरल कॉटेज को, प्रमोशन ऑफ रूरल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर सकती है। वाटर रिसोर्सेज की सप्लाई उसको प्रिवेंट करना, पोल्यूशन से वाटर को वो कर सकती है। ठीक है ना, वाटर टैंक्स को मेंटेन करना, टैंक्स पॉन्ड रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन, अगर कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है तो कंस्ट्रक्शन करवा सकती है। कम्युनिटी हॉल बना सकती है। स्कूल, जो विलेज स्कूल होता है उसमें जो मेंटेनेंस कर सकती है। रूरल सैनिटेशन कर सकती है। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम चला सकती है। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम चला सकती है। तो ये सब जो है ग्राम पंचायत फंक्शंस करती है, और भी बहुत सारे फंक्शंस है इसमें, आप देखते ही होंगे। अगर आप इतना भी लिखते हैं तो आपके मतलब एक तरह का एक टॉपिक तैयार होता है इसमें। वो भी है कंट्रोल इसका है, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। अगर आपको सही लगता है तो शेयर और लाइक करें। इजी टॉपिक हैं, इजीली आप इससे मतलब अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। आप जो लिखे हैं उसमें पॉइंट वाइज लिखें, सब कुछ पॉइंट वाइज चलते रहें तो बहुत अच्छा है। ठीक है ना, इजी वे में है ये, उनके लिए है जो इधर उधर से बुक्स नहीं पढ़ना चाहते। ठीक है, टाइम नहीं है उनके पास, आप इसे नोट्स बनाएं और लिखें। बहुत इजी है बेसिकली। अब तो याद भी हो गया होगा बहुत, 5 मिनट भी सुन लोगे तभी भी याद हो जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है। बाय बाय।